चलो बच्चों, शैल वी स्टार्ट। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शुरू करें क्या? यस, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 1। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। ये सारी जो थेरी है बच्चों, सुनो ना, ये जो थेरी मैं बकबक करता रहता हूँ वो सारी थेरी यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी। व्हेन यू गेट द कॉपी ऑफ नोट्स, यू हैव मेनी थिंग्स टू रीड जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, और यहाँ पे आपको लिखित फॉर्म में भी मिल जाएगी। प्लस मैंने आपको जॉटिंग्स करके भी समराइज फॉर्म में सारी चीजें दे दी है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके जर्नल एंट्री कैसे बनानी है वो जरा देख लेते हैं। तो उसके पहले लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। अदरवाइज सिंपली राइट क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 90, सॉरी नॉट 90, 95। Please write down like this. Question number 1, page number 95. Question number 1, page number 95. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 95। सुनो ना, मैंने आपको नंबरिंग करने के लिए बोला था आपके नोटबुक में, करेक्ट है ना? अभी क्या है देखो, मैं क्या करना चाहता हूँ जरा समझ लो। आपने आपके नोटबुक में अभी क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 95 फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। करेक्ट है ना? क्वेश्चन बैंक सेट जो हमारा है, अभी जो नोट्स हम आपको देंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 95 ऑफ दैट नोट्स। करेक्ट है? वो आपके नोटबुक में मिलेगा आपको। अब आपका नोटबुक का पेज नंबर कौन सा चल रहा है? 8। अच्छा, 8 9 जो कुछ भी चल रहा है। ओके, मंडे तक या ट्यूसडे तक आपके पास जिन्होंने फीस भरे हैं उनको कॉपीज मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं भरा है, डेमोस देखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब फीस भरोगे तब आपको कॉपी मिल जाएगी। ठीक है? हाँ, तो जिस दिन आपको कॉपी मिलेगी उस दिन आपको करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपका पेज नंबर 9 का रेफरेंस लिख देना है। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके नोटबुक के कौन से पन्ने पे है? पेज नंबर 9 पे। ये हमें करते जाना है। हम जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट निकालेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे क्लास नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन करने जाओगे तो डायरेक्टली आप क्लास नोट्स ओपन करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करोगे, वो आपको क्लास नोट्स में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन कौन से पन्ने पे है? पेज नंबर 9 पे, वो भी फटाक से मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम के पहले जब रिवीजन करते हैं तब हम पेजेस फ्लिप करते बैठते हैं, और ऐसे 4 5 बुक होने वाले आपके। तो मेक श्योर कि आपका दूसरा बुक जो शुरू होगा, अभी आपका मान लो नंबरिंग कहां तक गया है? 189। तो अगला पेज आपका शुरू होगा 190 से, यानी कंटिन्यू योर नंबरिंग, डू नॉट स्टार्ट विथ 1 अगेन।
ओके, तो 500 तक जाएंगे पेजेस। तो 500 पेजेस के बुक में हमारा सॉल्यूशन कौन से बुक में है वो पता कैसे चलेगा? तो बेस्ट वे इज टू डू दिस, ठीक है ना। बहुत बड़े अकाउंट्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ये प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। एग्जाम के पहले कम से कम 20 मिनट बचेंगे अगर आप फ्लिपिंग बंद करते हो तो, ठीक है। चलो 20 मिनट बहुत होता है। शैल वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। अभी आप स्क्रीन पे से रेफर कर सकते हो। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय आर after he started his business. Show how the various accounts will be affected by this transaction. Please पढ़ते समय बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखिए। शो हाउ द वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन, इतना ही पूछा है। नोबडी हैज आस्क्ड यू टू पास जर्नल एंट्री, दे आर आस्किंग यू हाउ द वेरियस अकाउंट्स। तो आपको ये तो पता चल चुका है कि हर ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा इवेंट होते हैं, हर इवेंट को एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। और हर अकाउंट में से एक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन सा डेबिट करना है वो अकाउंट के टाइप के अनुसार रूल अप्लाई करके देखेंगे। तो आपको बस इतना बताना है कि हाउ द अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री नहीं बनानी है। जर्नल एंट्री कैसे बनानी है बाद में देखते हैं। और उसमें इंक्रीज होगी या डिक्रीज, अफेक्ट मतलब क्या, इंक्रीज होगी या डिक्रीज, वो भी हमें मेंशन करनी है। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है 2020 साल का। अप्रैल 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 दिनों के 5 ट्रांजैक्शन दिए हैं। लेट्स शो और लेट्स प्रेजेंट द स्टेटमेंट वेर इन वी आर गोइंग टू शो हाउ द अकाउंट्स आर अफेक्टेड, ठीक है। तो प्लीज राइट डाउन। ट्रांजैक्शन एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर, फॉर्मेट बना लो, मैं पहले लिखता हूं। डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल नहीं है ऑफ कोर्स, अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट्स, हाउ अफेक्टेड डेबिट, नेचर ऑफ अकाउंट्स, हाउ अफेक्टेड डेबिट एंड क्रेडिट। तो कितने कॉलम चाहिए? वन। क्या हुआ, मैंने बोला था ना पहले मैं लिखता हूँ बाद में ही लिखना, ठीक है। मैंने वही बोला था ना, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ऐसे बोला था आई थिंक, नहीं बोला? बोला, अरे बोला। हाँ चलो अभी ड्रॉ करो, चलो अगर कुछ गलत लिखा है तो प्लीज करेक्ट इट। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिसमें मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा। थोड़ा सा, नहीं नहीं है तो अगले लाइन पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। क्या हुआ? चलेगा चलेगा, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन का उपयोग मत करिए, क्योंकि आप एग्जाम के पेपर सॉल्व करते समय मार्जिन छोड़ने वाले हो ना। तो जो चीजें हम एग्जाम में करने वाले हैं, ट्राई टू डू द सेम थिंग्स इन योर प्रैक्टिस ऑल्सो। अभी किया है तो इट्स ओके, अगले क्वेश्चन से मत करिएगा। मार्जिन छोड़ना सीखो, क्योंकि हमें उसी फॉर्मेट में एडजस्ट करना पड़ेगा ना। चलो शैल वी स्टार्ट।
इज योर फॉर्मेट रेडी? हेलो, यस और नो? नो बोल रहे हैं कुछ बच्चे। क्या आपका फॉर्मेट रेडी है? ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला ट्रांजैक्शन रेडी है कि नहीं है? हाँ तो क्यों, किसने किया? वाली गैंग, सुधर जाओ। हाँ, पहला ट्रांजैक्शन क्या है? आर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5,000। लिखेंगे ₹5,000 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। यहां पे जगह नहीं है तो अगले लाइन पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बोलिए, विच आर दी टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन? कैश बिजनेस में आ रहा है, करेक्ट है ना? और कौन दे रहा है? आर, करेक्ट है ना? तो आर के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव वन, ओनर का खाता, करेक्ट है क्या? तो दो एस्पेक्ट समझ में आए सभी बच्चों को, कैश एंड कैपिटल। कैश दे रहा है ना मालिक, तो मालिक को पैसे वापस देने पड़ेंगे फ्यूचर में, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा कि मालिक को 5,000 वापस देने हैं। तो एक एस्पेक्ट कैपिटल अकाउंट का यूज करना है और एक एस्पेक्ट कैश जो मुझे मिली, करेक्ट है ना? अभी मुझे कैश मिल रही है, बाद में मुझे वापस देना पड़ेगा, बराबर है ना? तो दोनों एस्पेक्ट आपको रिकॉर्ड करना है। पहला एस्पेक्ट कैश अकाउंट से जाना गया और दूसरा एस्पेक्ट कैपिटल अकाउंट से। कैश अकाउंट कौन से कैटेगरी का अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? इट्स अ प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई रियल अकाउंट। एंड कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। बहुत दिनों के बाद ये टेबल ड्रॉ किया ना, 11th में किया होगा मे बी आपने। एनीवे, हाउ अफेक्टेड रियल अकाउंट? हाउ अफेक्टेड में हमें लिखना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? तो मुझे बताइए बेटा, कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। एंड कैपिटल लाइबिलिटी है, ये कैपिटल पैसे देने हैं, अब लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। किसी से पैसा लेते हो तो उसको वापस देना है, मतलब आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। पहले ₹0 हुआ करती थी बिजनेस की लाइबिलिटी, अब मालिक ने ₹5,000 दिए तो बिजनेस की लाइबिलिटी भी बन गई कितनी? ₹5,000। तो कैपिटल अकाउंट इज अ लाइबिलिटी, याद रखना, ठीक है ना? नाउ रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश के बारे में सोचो, कैश के बारे में सोचो। यहाँ पे एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है? कैश का हो रहा है। तो जिस चीज का एक्सचेंज हो रहा है उसको रूल अप्लाई करना है। जो कैश है वो वेदर कमिंग इन बिजनेस है या गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस है? कमिंग इन। तो अगर कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। तो डेबिट कॉलम में कितना लिखूं मैं? 5,000, यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से। एंड कैपिटल अकाउंट यानी कौन सा खाता है? ओनर का खाता, मतलब पर्सनल खाता। इज इट राइट और नॉट? कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, बराबर है ना? तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हाट इज एक्सचेंजिंग हियर? कैश, बराबर है ना? अब उस पर्सन के एंगल से समझना है हमें। ये रूल अप्लाई करते समय बहुत लोगों को गड़बड़ हो जाती है। बिजनेस के एंगल से समझो या पर्सन के एंगल से? बेटा किसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट करने जा रहे हो? कैपिटल का, यानी मालिक का खाता डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो जानना है। तो उस पर्सन को आप समझ लो, वो पर्सन हो ऐसे आप समझ लो। और अभी आप एक्सचेंज क्या कर रहे हो? कैश। हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश? बिजनेस। हु इज द गिवर ऑफ द कैश? मिस्टर आर, यानी कैपिटल, बराबर है ना? तो मिस्टर आर इज अ गिवर ऑफ ए कैश। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको बिजनेस के एंगल से समझोगे तो आपको लगेगा कि बिजनेस का खाता डेबिट करना है। यहाँ पे बिजनेस अकाउंट है ही नहीं, यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? कैश आ रहा है हमारे पास, तो दूसरा एस्पेक्ट कैश है। एंड पहला एस्पेक्ट कौन सा है? पर्सन। तो पर्सन के एंगल से समझिए, हु इज द गिवर ऑफ द कैश? मिस्टर आर। तो आर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, April 2nd।
एनी डाउट इन दिस? चलो, एंट्री पढ़नी कैसी है अभी तक मैंने बताया नहीं, हम सिर्फ इतना करते जाएंगे इन पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए। ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹1200, तो नंबर 2 लिखेंगे, परचेस ऑफ फर्नीचर। ₹1200। बोलिए बेटा, कौन से दो एस्पेक्ट है यहाँ पे? फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट, एंड दे क्या रहे हैं हम लोग? कैश दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। फर्नीचर कौन सा टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। एंड कैश भी कौन से टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपके ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट आता है तो दूसरा रियल ही आएगा, रियल रियल भी आ सकते हैं, पर्सनल पर्सनल भी आ सकते हैं। ओवरऑल क्या है, हमारे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिवॉल्व्स अराउंड पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड nominal. Those relating to the property are real accounts, those relating to persons are personal account, and those relating to nominal account, expense and income are nominal account. बराबर है ना? पर्सनल अकाउंट का नियम पता है, डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। रियल अकाउंट का नियम पता है, डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। एंड नॉमिनल अकाउंट का नियम भी पता है, ठीक है ना? चलो, अब फर्नीचर में क्या होगी? इंक्रीज होगी, एंड कैश में डिक्रीज होगी। सही बोल रहा हूं? यस। अब फर्नीचर रियल अकाउंट है बेटा, नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब दोनों रियल अकाउंट है तो दोनों के लिए यही कानून एप्लीकेबल होगा, बराबर है ना? तो फर्नीचर वेदर कमिंग इन और गोइंग आउट, कमिंग इन, बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग करना है। यू आर बिजनेस नाउ, बिजनेस का अकाउंटिंग करना है, तो बिजनेस के एंगल से फर्नीचर इज कमिंग इन। बोलो बेटा, डेबिट कितने से होगा? 1200 रुपए से। एंड कैश इज गोइंग आउट, दैट्स व्हाई कैश विल बी क्रेडिटेड। करेक्ट है क्या? आसान है एकदम। मुझे पता है कि आपको बोर हो रहा है, बट आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आई हैव टू टीच दिस, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बट चलो, रिवीजन हो रही है ना आपकी, अच्छी खासी रिवीजन हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर नहीं, दैट इज इंक्लूडेड इन द फीस पेड बाय अस। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है। चलो, ये सिलेबस का पार्ट है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट है क्या? अरे बोलो ना। यस। नंबर 3, नेक्स्ट क्या है ट्रांजैक्शन? पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। लिखेंगे बस, पेड सैलरी ₹1100। पेड का मतलब क्या है? साफ साफ क्या है पेड का मतलब? यानी पैसा पेमेंट हुआ है या पेमेंट नहीं हुआ है? पेमेंट हुआ है। पेड मतलब पेमेंट हुआ है। करेक्ट है क्या? यस। अब पेड सैलरी ₹1100, पेड सैलरी ₹1100। बोलो बेटा, कौन से दो एस्पेक्ट है? एक तो सर्विस मिली, पैसा गया, सर्विस मिली, उसको नाम क्या देते हैं हम लोग? सैलरी अकाउंट, जो कि एक एक्सपेंडिचर है। एंड दूसरा एस्पेक्ट कैश अकाउंट, जो कि एक रियल अकाउंट है। यानी सैलरी अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। सैलरी पे करके आपको एक महीने भर की सर्विस मिली होगी, करेक्ट है ना? तो रेवेन्यू नेचर का है, करेक्ट है? तो नॉमिनल अकाउंट बोल दिया मैंने उसको। अब नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंडिचर है। यस, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 1100 रुपए से। एंड कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, जिसका कानून क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वेरी वेरी गुड। जरा बताना, सैलरी में क्या होगा? इंक्रीज होगा। सैलरी बढ़ गई आपकी अकाउंट्स में, सैलरी इंक्रीज हो गई, एंड कैश डिक्रीज हो गया। आई बात समझ में? चलो जी, नंबर 4, नेक्स्ट आइटम कौन सा है? पेड रेंट। बोलिए जी, ये आप करोगे कंप्लीट? एंड नंबर 5 भी आप करोगे क्या? मैं तब तक आप क्या क्या करते हो जरा देखता हूं। पेड रेंट कितना है? 1150।
एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 2000। चलो आप अपने आप से करिए। चलो हो गया। पेड रेंट बोलिए। रेंट अकाउंट एक है, कैश अकाउंट एक है। रेंट एक कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। रेंट में क्या हो जाएगी? खर्चे में इंक्रीज हो जाएगी, खर्चा बढ़ गया, एंड रेंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इज देयर एनी डाउट इन दिस? दिस इज रियल अकाउंट, कैश डिक्रीज हो जाएगी, 1150 क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड है बेटा, तो कैश मिल जाएगी हमें, एंड इंटरेस्ट नाम का इनकम मिल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट नाम का अकाउंट यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। कैश मिल जाएगा, इंटरेस्ट नाम का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन, दैट्स व्हाई इट विल इंक्रीज एंड इट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 2000, whereas interest being nominal account, income account, income will increase, correct है, and income is always credited, debit the expenses and losses, credit the gains, incomes and profits। 2000। चलो जी हो गया। अभी तक सर जर्नल एंट्री क्या समझ में नहीं आई है, करेंगे अभी धीरे धीरे और चीजें सीखेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 5। मैं ही जाऊंगा ना वहां पे। बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन फॉर्मेट ऑफ ए जर्नल। लिखो ना, आपके नोटबुक में लिखिएगा फॉर्मेट ऑफ जर्नल।
वहां पे लिखना है रीड थियोरी रिलेटिंग टू जर्नल। मैं लिख के नहीं दूंगा ये क्योंकि बहुत आसान नहीं है, बस किसी को दिक्कत आती है तो ही कैन रेफर रीड थियोरी रिलेटेड टू जर्नल on page number 90 of class notes। CN यानी क्लास नोट्स। तो पेज नंबर 90 पे कुछ थ्योरी दी है, वो आप लोग पढ़ सकते हो जर्नल समझना है तो, ठीक है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग का एक मीनिंग बताया था। व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रुक जाइए, समझ में आया आपको? समझ में आया कर। उसमें पहला स्टेप जो है वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी क्या करना है? जर्नल बनाना है। किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना मतलब लिख के रखना, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना मतलब लिख के रखना। लेकिन अभी मान लो आप सभी को बोलता हूं कि आप लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, तो अपने दिमाग से जो आइडियाज आएंगे उसके हिसाब से आप लोग रिकॉर्डिंग करते जाओगे, इजंट इट? यानी कुछ लोग परचेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 अपने दिमाग से रिकॉर्ड करना अगर मैं अलाउ करता हूं तो क्या लिखेंगे? परचेस ₹10,000, ठीक है। एंड मान लो मिस्टर एक्स से क्रेडिट पे खरीदे तो मिस्टर एक्स को पे करना है 10,000, ऐसे यूं ही लिख दिया। एक बुक लिया, नोटबुक खरीदा और उसमें यूं ही लिख दिया कि 10,000 का परचेस हो गया और मिस्टर एक्स को कितने देने हैं? 10,000। लेटर ऑन मान लो मैंने मिस्टर एक्स को 5,000 रुपए पे कर दिए, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं पेड 5,000, बैलेंस 5,000। मेरे मर्जी के हिसाब से, मेरे दिमाग जैसे चलते हैं वैसे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। क्या ये रिकॉर्डिंग अलाउड है? अगर ऐसा रिकॉर्डिंग करोगे तो इट विल नॉट बी अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हर एक का अकाउंटिंग अलग अलग होगा। तो इन ऑर्डर टू हैव अ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग so that people can understand you, whatever things you have written there should be a format for it, isn't it? तो एक यूनिक स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, वो हमें सीखना है कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। एंड द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर जर्नल। तो सवाल ये आता है कि जर्नल क्या है? कुछ नहीं बेटा, जर्नल इज अ नोटबुक विच इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। यू कैन कॉल दैट एज अ जर्नल, you can call that as a journal। Means simply buy one book and in that book draw one format which will be like this: date, particulars, there will be one column LF जो अभी आपको मे भी समझ में नहीं आएगा, जो साइंस के बच्चे हैं उनको, then debit and credit। this format you have to draw in your notebook, this will become a journal। journal कुछ कोई हाई फंडू बात नहीं है, इट्स सिंपली अ नोटबुक जिसमें आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है। नाउअडेज अगर आप स्टेशनरी शॉप में जाते हो और पूछते हो कि जर्नल दे दो, तो ये प्री प्रिंटेड फॉर्मेट मिलता है ऐसे ड्रॉ किए हुए, जिसमें हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टली एंट्रीज लिख सकते हैं, ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है। बट नाउअडेज वी डू अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज सिस्टम, डू यू गेट इट? हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम पे अकाउंटिंग करते हैं। तो बेटा कंप्यूटराइज सिस्टम पे यही फॉर्मेट दिखेगा आपको, आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें यही फॉर्मेट दिखता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिख दो, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिख दो, बात खत्म। जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए, ये आपका स्किल है। जर्नल एंट्री बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपके ट्रांजैक्शन में कितने इवेंट्स है वो देखने पड़ेंगे, हर इवेंट को नाम देना पड़ेगा, उसका टाइप जानना पड़ेगा, उसको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री जो कुछ भी बनाओगे वो यहाँ पे लिखनी है। तो अगर प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं तो पहली एंट्री आपने क्या की थी? कैपिटल क्रेडिट किया था एंड कैश डेबिट किया था। तो मैं एंट्री लिखता हूं टू कैपिटल बाय कैश। ये मैंने जर्नल में लिख दिया। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? कैसे लिखना है फिर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब मैं डेबिट लिखना भूल गया, चलो मैंने डेबिट लिखा। नहीं, ये भी सही नहीं है। क्या क्या गलत है इसमें?
कैश ऊपर लिखना है एंड कैपिटल नीचे लिखना है। किसने बताया? सर ने, 11th-12th के सर ने। पूछा नहीं ऐसा कौन से इंडिया के लॉ में बताया गया है कि ऐसे ही लिखो करके, क्योंकि मैं सिर्फ लॉ को मानता हूं, लॉ छोड़ के मैं किसी को नहीं मानता हूं। सही है कि नहीं? आप ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करते? सिग्नल पे क्यों रुकते हैं? नहीं रुकते हो? रुकते होंगे ना, सिग्नल पे रेड सिग्नल दिखा तो रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि अपने सर, आपके सर ने बोला है रुको करके। नहीं? फिर आरटीओ का कोई लॉ है? पुलिस मामा डंडा मारते इसलिए? नहीं ना। नहीं रुकते हो तो पुलिस पकड़ेगी आपको। क्या दिखा दिए पुलिस फिर बाद में? कोई एक पेपर दिखा देते हैं आरटीओ एक्ट में से, कोई सेक्शन दिखा देते हैं और इस सेक्शन के तहत आप गुनेगार हो। तो ऐसा कोई लॉ है क्या कि ऐसे ही लिखना है, मैं गुनेगार हूं मैंने गलत लिखा है? ऐसा कोई लॉ पढ़ा है आपको? देर इज नो सच लॉ। मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है, देर इज नो सच लॉ। बट क्या मेरी एंट्री सही है? क्यों ना क्यों बोल रहे हो? हाँ, एंट्री सही है मेरी। आपने क्या बोला, डेबिट कौन सा होना चाहिए था? तो कैश डेबिट हो रहा है ना, एंड कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो मेरा अकाउंटिंग सही है। मेरे हिसाब से मैंने लिखा। ऐसा कोई लॉ नहीं है, यू कैन नॉट कंपेल मी टू राइट कैश फर्स्ट एंड कैपिटल बाद में। यू कांट डू दैट बिकॉज देयर इज नो सच लॉ। मेरे बुक्स, मेरा अकाउंट्स, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा इलाका है और मैं यहाँ का जयकांत चिकरे। मेरे बुक्स में मैं लिखूंगा, तुम्हें क्या है? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बट जैसे ही मैंने पहले ये लिखा, आपके दिमाग में क्या आया? चलो यहां से उठने का समय आ चुका है। लगता है ये इंसान जरा दिमागी मरीज है और इसको कुछ नहीं आता है। मतलब बेटा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अभी सीए करने का सोच रहे हो, रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, और आप मुझे जज करने लगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी, जो कोई भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट की हुई चीजों से अलग चीज करता है उसको पागल घोषित कर दिया जाता है कि नहीं? बराबर है ना? जो सोसाइटी करती है वो हमें करना है, जो ओवरऑल पूरी दुनिया में होता है वो हमें करना है। दैट्स व्हाई दैट प्रेजेंटेशन हैज हैपेंड। एक्चुअली मेरा अकाउंटिंग भी सही है, बट सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती है वो तौर तरीके मुझे सीखने पड़ेंगे। आई एम होशियार देन दोज हु आर टेलिंग मी कि सर नहीं कैश ऊपर लिखना है और बाद में कैपिटल लिखना है, बट स्टिल यू ऑल आर जजिंग मी कि हाँ सर गलत है। मैं गलत नहीं हूं, मैंने बराबर लिखा है। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं कि आप लोगों को अकाउंटिंग के नॉलेज के साथ साथ कुछ सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपका अकाउंट सही है ऐसा बोला जाएगा, अदरवाइज आप ही को पागल ठहराया जाएगा। ठीक है ना? तो हमें वो तौर तरीके भी सीखने हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। ठीक है? तो जर्नल कैसे बनाना है? तो जर्नल इसी फॉर्मेट में बनाना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। कैन आई प्रिपेयर जर्नल लाइक दिस? या फिर मैं ऐसा जर्नल बना सकता हूं क्या? डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड डेट, ऐसा जर्नल बना सकता हूं? बना सकता हूं, देर इज नो सच लॉ। बट क्या करोगे आप लोग? मुझे जज करना शुरू करोगे, पागल बोलोगे, है कि नहीं? मतलब क्या है, ओवरऑल पूरी दुनिया में जो फॉर्मेट्स यूज होते हैं वो फॉर्मेट्स हमें यूज करने हैं। ठीक है? बट ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो जर्नल में हमें क्या दिखाना है कि कौन सा अकाउंट, देखो कंसेप्चुअली समझना। मतलब क्या, जर्नल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, उसका अमाउंट हमें डेबिट क्रेडिट में लिखना है। और वो लिखते समय एक पैटर्न यूज करना है, जैसे कि ये वाली एंट्री हमेशा ऐसे ही लिखनी है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था हमें, तो एंट्री में पहले तारीख का कॉलम निकालेंगे, बराबर है ना? तो तारीख कितनी थी वहां पे? 1 अप्रैल, बराबर है क्या? एंट्री लिखनी कैसी है? कैश अकाउंट, कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ना है, ये सोसाइटी करती है इसलिए। मतलब कोई बच्चा उठ के पूछेगा सर ये डेबिट के बीच में ऐसा गैप क्यों छोड़ना है? मत छोड़ो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लोग आपको पागल बोलेंगे। नहीं मतलब होने चाहिए ना ऐसे डाउट्स बच्चों, आपके दिमाग में होने चाहिए ऐसे डाउट्स कि सर ये जगह ऐसे क्यों छोड़ी जाती है। आई डोंट नो बेटा, जिसने पहली बार लिखा उसको ये अलाइनमेंट अच्छा लगा होगा।
तो उसने ऐसा लिखा, उसके बाद उसको फॉलो करने वाले लोग हैं उन्होंने भी ऐसा ही लिखा। ऐसे करते करते आपके टीचर ने भी कहीं से ये पढ़ा, फिर उन्होंने भी आपको यही पढ़ाया, मेरे को भी मेरे टीचर्स ने पढ़ाया, मैं भी आपको यही पढ़ा रहा हूँ। बट मैं आपको एक एडिशनल चीज पढ़ा रहा हूँ कि देयर इज नो सच रूल। इफ यू डू नॉट राइट डेबिट देन ऑल्सो इट्स ओके, बट यू विल नॉट गेट मार्क्स इन एग्जाम। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, राइट? तो हमें सोसाइटी के सारे नियम एक्सेप्ट करने, बट फिर भी याद रखो कि ऐसा कोई नियम नहीं है रे, जर्नल बनाना किसी एक्ट में लिखा है क्या? नहीं ना। बस जर्नल में क्या नियम बनाए हैं कि ये अकाउंट डेबिट करो, वो क्रेडिट करो, तो मेरा फॉर्मेट मैं खुद का बना सकता हूं, बट मैं करूंगा नहीं क्योंकि लोग मुझे पागल बोलेंगे। इज इट राइट और नॉट? तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ जगह छोड़नी है, डेबिट लिखना है, यहाँ पे राउंड नहीं करना है ऐसे, नहीं आगे से राउंड शुरू टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी थोड़ी जगह छोड़नी है सो दैट आप क्रेडिट को समझ पाओ अलग से, क्योंकि उसी लाइन में लिखते हो तो पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, ये लॉजिक होता होगा। इसलिए क्रेडिट थोड़ा सा आगे ले लो डेबिट के कंपैरिजन में, क्योंकि क्रेडिट का कॉलम आगे है ना, ये डेबिट का कॉलम पहले है और क्रेडिट का कॉलम बाद में, तो ये डेबिट की अमाउंट यहाँ पे आएगी, तो क्रेडिट की थोड़ी सी आगे चली जानी चाहिए ना, इसलिए मे भी थोड़ा स्पेस छोड़ा होगा। आई डोंट नो द रीजन व्हाई दे हैव लेफ्ट दैट स्पेस, बट यू अंडरस्टैंड कि आपको छोड़ना है क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो जर्नल लिखना कैसे है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट जो अकाउंट होने वाला है वो अमाउंट डेबिट कॉलम में जाएगा, एंड क्रेडिट जो अकाउंट होने वाला है वो अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगा। कितना? ये 5,000, 5,000, ये हुआ आपका जर्नल। ऐसे हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं जर्नल बनाना। तो आज सुबह 8 बजे मैंने दुकान खोला, पहला ट्रांजैक्शन किया, दूसरा किया, रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट, तीसरा किया, चौथा किया, सब के सब एक साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो पहले हुआ है पहले रिकॉर्ड होगा, जो बाद में हुआ है वो बाद में रिकॉर्ड होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है, तो क्या हम किसी एक क्वेश्चन के लिए जर्नल बना दे? हैव यू अंडरस्टूड जर्नल? व्हाट इज जर्नल? जर्नल मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑफ कोर्स डेफिनेशन है, बट मैं सिंपल भाषा में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज जर्नल? अ नोटबुक in which I will draw some columns and I will record the transaction. What is the objective of preparing journal? We just want to know in every transaction which account is debited and which account is credited. Which account is to be debited? It depends on type of account. If the account is personal, you have separate set of rules. If the account is real, you have separate set of rules. If the account is nominal, you have separate set of rules. यानी करना क्या है, हमें ट्रांजैक्शन पढ़नी है, उसमें दो इवेंट ढूंढ लेने हैं, उनको नाम देने हैं, ये सब काम आप बैक ऑफ द माइंड करते हो, याद रखना। पहले पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा साइंस के बच्चों को, बट बैक ऑफ द माइंड आप लोग ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करना शुरू करते हो। अब कॉमर्स के बच्चों को परचेस का ट्रांजैक्शन पूछूं मैं, परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, वो फटाक से बोल देते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपने क्या क्या किया वहां पे, परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि एक एस्पेक्ट गुड्स का है और एक एस्पेक्ट क्रेडिटर का है। गुड्स का कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, तो आपने रूल भी अप्लाई कर दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस के केस में गुड्स अपने पास आए इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। वेयर एज क्रेडिटर यानी कौन? वो बंदा जो जिसने मुझे गुड्स बेचे हैं, उसने कौन सी चीज एक्सचेंज हुई है यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में? गुड्स एक्सचेंज हुआ है। हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स? क्रेडिटर, दैट्स व्हाई क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए क्रेडिटर को क्या किया? क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनी? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ये फास्ट किया आपने, ये सारी चीजें आपने फास्ट इमेजिन की, तब जाके एंट्री बनी। पहले ज्यादा समय लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में उससे थोड़ा सा कम समय लेंगे। बार बार ये, अरे क्या होगा बिजनेस मतलब क्या? परचेस सेल, परचेस सेल्स, सैलरी पे करो, रेंट पे करो, इनकम कमाओ, एसेट खरीदो, एसेट दिखा दो, लाइबिलिटीज दिखा दो। क्या है अकाउंटिंग? फालतू चीज एकदम। क्या अकाउंटिंग भी एक सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एक तो एसेट खरीदेगा, कैश देके खरीदता है तो कैश कम हो जाएगा, नहीं तो क्रेडिट पे खरीदेगा, क्रेडिट पे खरीदेगा तो लाइबिलिटी दिखेगी। क्या है इसमें? ड्यूअल एस्पेक्ट आप रिकॉर्ड करते जाओ, ठीक है ना। फिर क्या करेगा वो? एक्सपेंस करेगा एंड इनकम करेगा। वो छोड़ के उसकी जिंदगी में है क्या कुछ एक्साइटमेंट है? देयर इज नो एक्साइटमेंट इन द लाइफ ऑफ ए बिजनेसमैन। क्या करता है हर रोज? गुड्स खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, पैसे आते हैं ना सर, दैट इज द एक्साइटमेंट। लेकिन बेटा पैसा लेके क्या करेगा? उसको तो वहीं पे बैठना पड़ेगा, छुट्टियों को जाएगा ना ड्राइंग्स करने के लिए,
गोवा जाएगा, पैसे विड्रॉ करेगा, गोवा में घूमेगा, है कि नहीं? नहीं, गोवा में घूमते नहीं है, क्या करते फिर? हंस क्यों रहे हो? गोवा घूमने ही जाते हैं ना हम लोग। नहीं, फिर क्या करने जाते हो? पेट्रोल सस्ता है क्या गोवा में? अच्छा हाँ। इसलिए महाराष्ट्र स्टेट से कंपैरिजन में गोवा में पेट्रोल सस्ता है, इसलिए आप वहां पे जाते हो। ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। मैं गोवा नहीं जाता, हर रोज नहीं जाता, साल में 5-6 बार जाता हूँ। ये ऐसे मैटर जब निकल के आते तो कैसी एनर्जी आ जाती है ना एकदम, सबके सब बिगड़े हो देखो। हमारे जमाने में हमें गोवा का जी भी पता नहीं होता था, पता है क्या? ये कुछ ज्यादा ही हो गया सर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि जर्नल रिलेटेड फॉर्मेट में कोई दिक्कत आती है तो पेज नंबर 90 पढ़ लेना, ठीक है? सर अभी डायरेक्टली हम मतलब आज तक क्या होता था कि सीरियली क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 पे, ऐसा क्यों? मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, मेरे पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है, बाकी कुछ पूछना नहीं है, हाँ? ये टॉपिक भी कैसे पढ़ाऊंगा पता है क्या? यूनिट नंबर 1, अभी मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा, जर्नल बनाऊंगा, फिर आपको इसी क्वेश्चन के लिए लेजर भी पढ़ाऊंगा, यानी यूनिट नंबर 2 में जाएंगे। फिर आपको इसी क्वेश्चन के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना भी पढ़ाऊंगा, यूनिट नंबर 3 भी खत्म करेंगे एक ही क्वेश्चन लेके। फिर इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स भी बनाएंगे, चैप्टर नंबर 7 का पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, और फिर वापस आएंगे और यूनिट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 के सारे क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 के सारे क्वेश्चन, फिर सब्सिडरी बुक्स करेंगे, फिर कैश बुक करेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे, यानी इधर उधर घूमते रहेंगे हम लोग। बट यू डोंट वरी, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? मैं अभी सिर्फ जर्नल के क्वेश्चन लेता रहूंगा ना, तो कॉमर्स वाले बच्चे मेरे को कुछ ना कुछ फेंक के मारेंगे। फेंकना है तो बेटा अपने वॉलेट्स, मोबाइल, एप्पल के है तो ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, ठीक है? तो ये फेंक के मारो मुझे, बट मैं मार नहीं खाना चाहता, क्योंकि आपको बोर भी नहीं करना है और ये काम भी करवाना है। तो बिलीव इन माई मेथड्स, मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको कुछ होमवर्क्स या फिर कुछ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपका माइंड, आपके मन का संतुलन बना के पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग गुस्सा करोगे, है कि नहीं? क्योंकि जर्नल के सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करना इन बेचारे प्यारे बच्चों के लिए मुश्किल है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मुश्किल है, मतलब दैट विल बी अ बोरिंग टास्क। कैसे बोर हुआ आपको पहले क्वेश्चन में? हुआ कि नहीं हुआ? या मजा आया? कुछ लोगों को मजा आया, क्यों? क्योंकि सर बहुत दिनों के बाद ये इजी वाला टास्क करने को मिल रहा है ना, तो मजा आ रहा है। बट देखो इस क्वेश्चन में आप बोर हो जाओगे, तो हम थोड़ा आगे भी जाएंगे, पूरा प्रोसेस भी समझाना है मुझे साइंस वाले बच्चों को कि करना क्या होता है। जर्नल के बाद लेजर होता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। वो फाइनल अकाउंट्स के लिए ये जी तोड़ मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये पूरा अकाउंट्स क्या है वो डेफिनेशन ही पढ़ाता हूं मैं पहले कुछ दिनों में। डू यू गेट इट? तो चलो लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा है? जर्नलाइज करना है, मतलब जर्नल बनाना है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन जर्नल एंट्री। बस एक चीज एडिशनल पूछी है कि हर जर्नल एंट्री में जो अकाउंट्स है उसका नेचर बता दो। व्हाट हाउ मेनी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अकाउंट? अकाउंट कैन बी ऑफ पर्सनल नेचर, रियल नेचर या नॉमिनल नेचर। नेचर यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। यू कैन राइट हियर where you are going to write, you don't have notes. Types of accounts, don't worry, you will come to know it. हाँ, तो अभी क्या है, जर्नल के फॉर्मेट में टाइप्स का कॉलम नहीं है। अकाउंट का टाइप कहाँ पे लिखते हैं हम? जर्नल के कॉलम में, जर्नल के फॉर्मेट में लिखते हो? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 पूरा जर्नल बनाओ एंड देन टाइप्स लिखते जाओ। ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 5 6, कितने हैं यहाँ पे? 15 ट्रांजैक्शन है। बेटा ऐसे मत करो, जर्नल लिखने के बाद क्या लिखना है इसका? लेजर भी बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अकाउंट्स के पहले कुछ दिन आपको संभालना है खुद को, ठीक है? या फिर डायरेक्टली मैं शुरू करूं बीआरएस के साथ, कुछ लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, बट आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स?
trade discount and cash discount. Which one is to be recorded in the accounts and which one is not to be recorded in the accounts? Cash discount is to be recorded and trade discount is not to be recorded. Very very good. होशियार हुआ बच्चों. Very good. I am impressed by your answer. हाँ बताइए कैश डिस्काउंट क्यों नहीं रिकॉर्ड करते एंड ट्रेड डिस्काउंट सॉरी कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं हम अलग से एंड ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? हाँ, वो मत पूछो सर. तो वही मुझे बताना है इसलिए मैं ये टॉपिक लेता हूँ. डोंट वरी बोर नहीं होगा. आई विल मेंटेन योर मूड. टेंशन मत लो. ठीक है चलो शैल वी स्टार्ट विद इट. क्वेश्चन नंबर 5 लिखो ना आपके नोटबुक में लिखो. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 98 96 सॉरी. लिखा आपने? क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 96. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर इज नो सच लॉ कि जर्नल का फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है तो मैं इस बार जर्नल के फॉर्मेट में एक एडिशनल कॉलम डाल रहा हूं नेचर ऑफ अकाउंट. चलेगा क्या? इज लॉ अलाउ मी? देयर इज नो सच लॉ. मैं डेबिट का कॉलम क्रेडिट में कर सकता हूं क्रेडिट का कॉलम डेबिट में कर सकता हूं. नो बडी इज गोइंग टू आस्क मी. मेरे बुक से मैं जैसे चाहिए वैसे लिखूंगा. इनफैक्ट मैं जर्नल का फॉर्मेट ऐसे बनाना ही नहीं चाहता हूं. क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना. प्रॉब्लम क्या होता है सर हमें 11 12 में ऐसे नहीं पढ़ाया. ये कॉलम कभी हमने ड्रॉ नहीं किया था. ये सारे गिले शिकवे छोड़ दो. अभी अभी जरा मैच्योर्ड बन जाओ. देयर इज नो सच लॉ. अभी मुझे प्रेजेंटेशन आंसर के हिसाब से करना है. ठीक है बाकी सारा सेम रख रहा हूं. बस एक कॉलम ऐड कर रहा हूं. कौन सा? नेचर ऑफ अकाउंट्स वाला. तो फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं मैं. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजीत in the books of Mr. Ajit जर्नल. पहले मैं लिखता हूं बाद में फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना आप लोग. डेट पर्टिकुलर्स नेचर ऑफ अकाउंट्स एलएफ डेबिट क्रेडिट. डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट. बस एक कॉलम ऐड कर दिया. मान लो आपके क्वेश्चन में नेचर ऑफ अकाउंट नहीं पूछा होता तो मैं ये कॉलम ड्रॉ नहीं करता. सिंपल. हो गया क्या?
चलो जी, शैल वी स्टार्ट। पहला ट्रांजैक्शन दिसंबर 1 2020। सबसे पहले यहां पे समझ लीजिए रुपीज इन हंड्रेड्स लिखा हुआ है, तो आप भी यहां पे लिख दीजिए रुपीज इन हंड्रेड्स। ऐसे ब्रैकेट ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा देना है, 00 कंप्लीट। नाउ व्हाट इज दिस सर? मान लो 10,000 रुपए है, तो आप आपके सॉल्यूशन में कितने लिखोगे? रुपीज इन हंड्रेड लिखोगे, मतलब इसको 100 से डिवाइड करोगे, तो ये दो जीरोज गए, ये दो जीरोज गए, मतलब आप 10,000 रुपए नहीं लिखोगे, कितने लिखोगे? 100 लिखोगे। लिखोगे 100, लेकिन पढ़ोगे क्या? 10,000। क्या है, बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं, तो ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन हंड्रेड्स, रुपीज इन टेंस ऐसे लिख देती है। यानी दो जीरो कम लिखना पसंद करेंगे हम लोग, और ऊपर लिखेंगे कि रुपीज इन हंड्रेड्स, मतलब 100 यानी 100 × 100 कितना? 10,000 हो गए। यानी सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट दिस 100 × 100, तो 250 आता है तो कितना पढ़ोगे? 25,000। 25 लिखता हूं तो 2500। ये क्या है, रुपीज इन हंड्रेड्स है, 2500 है, 2500 यानी 2500। 250 हंड्रेड्स है, यानी 250 इंटू 100। आई होप आपने इसके पहले भी ये यूज किया है, नहीं? हाँ, सीए के एग्जाम में अक्सर होता ही है, करोड़ों में नंबर लिखना पसंद नहीं करते हम लोग। मान लो 1 करोड़ है तो 7 जीरो लिखोगे क्या? नहीं ना। 10,000 1000 लिखो, 10,000 1000 मतलब कितना हुआ? 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ को 1000 से डिवाइड करो ना, तो रुपीज इन थाउजेंड्स में बोलना चाहूं तो 1 करोड़ को मैं क्या बोलूंगा? 10,000। आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज इन थाउजेंड्स, तो 10 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 10,000 लिखूंगा एंड मल्टीप्लाई करूंगा, रुपीज इन थाउजेंड्स ऊपर लिखा हुआ है, मतलब क्या, सारे नंबर जो है वो थाउजेंड्स में है, तो 10,000 थाउजेंड्स मतलब कितना? 1 करोड़। आई होप यू आर गेटिंग दिस, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, कितना? अभी इस केस में 5 लिखोगे, 500। आया ना समझ में? बराबर है, क्वेरी इज राइट। 500 लिखना है तो क्या लिखना है? दिक्कत हो रही है ना इनिशियली, तो 500 नंबर ले लो अपना, जो नंबर है वो डिवाइडेड बाय 100 कर दो। बट आपको ये कन्वर्जन करना ही नहीं है, इनफैक्ट अगर आप ये नहीं लिखते हो तो कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? रुपीज इन हंड्रेड्स है। तो ये सारे यहाँ पे 4 लाख लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लाख। तो 4 लाख रुपीज नहीं है ये, 4 लाख इंटू 100 रुपीज है। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन इन हंड्रेड्स, तो यहाँ पे 4 लाख लिखा है, तो 4 लाख 100 ही है, यानी कितना हुआ ये? 4 लाख इंटू 100, 4 करोड़ हो गया। मतलब अगर आप ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखते हो रुपीज इन थाउजेंड्स वाला, तो आपको 4 करोड़ लिखना पड़ेगा। फिर हर नंबर कन्वर्ट करते बैठोगे या उनकी तरह ही लिख के हम भी आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, उनकी तरह ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है? तो उन्होंने रुपीज इन 100 लिखे, तो आप भी रुपीज इन 100 लिखो। तो अभी आप कितना लिखोगे कैपिटल का अमाउंट? 4 लाख ही लिखेंगे। बट ये 4 लाख सिर्फ 4 लाख रुपए नहीं है, 4 लाख 100 रुपए है। तो 4 लाख 100 मतलब 4 लाख इंटू 100 करना पड़ेगा, मतलब 4 करोड़ है, वो देखना पड़ेगा आपको। तो रुपीज इन हंड्रेड्स लिख रहे हैं हम लोग, बस समझ में आया सभी को? चलो, तो दिसंबर 1 अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल। अब प्रोसेसिंग फास्ट करना है। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख। पैसा बैंक में जमा किया है ऐसे मान लो, ठीक है ना? पैसा 4 करोड़ है बेटा, कैश थोड़ी लेके घूमेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा नोटिस लेके, ठीक है ना? तो पैसा बैंक में जमा किया ऐसे समझ लो। एक्चुअली क्या है समझाता हूं मैं। अब यहाँ पे बच्चों को क्वेरी आती है कि 4 लाख कैश में लाए, 4 लाख ही बोलता हूँ चलेगा ना? यू अंडरस्टैंड बैक ऑफ द माइंड कि ये रुपीज इन 100 है, 4 लाख ही बोलूंगा मैं अभी से। तो 4 लाख रुपए कैश में लाई या बैंक में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा। देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक 2,000 रुपए। तो मान लो पहला ट्रांजेक्शन आप कैश में लिखते हो और बाद में क्या बैंक से विड्रॉवल दिखाते हो,
बैंक में पहले पैसा होना चाहिए ना विड्रॉ करने के लिए। तो ये 2000 रुपए कहां से विड्रॉ करोगे? सीए के एग्जाम में डिटेल इंफॉर्मेशन देते नहीं है, दिमाग लगा के सोच के पहली एंट्री सही करनी पड़ती है। मॉड्यूल में देखोगे आंसर इसका तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट लिखा है, आप क्या लिखोगे मुझे पता है ना, कैश, क्योंकि आपको कैश से बहुत लगाव है। 11th-12th में आपने हर वक्त कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही की है, बट सीए में दिमाग लगाना पड़ता है। आगे के ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करो, फिर अगला ट्रांजैक्शन देखो, ही परचेस्ड गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक 15,000। ये 15,000 बैंक में अगर हमने डिपॉजिट ही नहीं किए तो पेमेंट कैसे होगा? क्या आपका बैंक इतना दिलदार है कि आप पैसे नहीं रखते हो फिर भी पेमेंट करता है आपके बिहाफ पे? उसके लिए ओडी अकाउंट होना जरूरी है। हमारा ओडी अकाउंट वगैरह कुछ है बताया क्या? नहीं ना। इससे अच्छा बेटर एजम्पशन क्या है, वो 4 लाख जो इंट्रोड्यूस किए वो बैंक में ही भरे, ऐसा मानो ना। मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, तो दो एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, 4 लाख बैंक में भरे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, एंड मालिक को ये पैसा वापस देना या गटक लिया? अरे बोलो ना, बिजनेस हो आप, अलग पर्सन हो, मालिक अलग है, बोलते हो ना बड़े तेवर से, तुम अलग हो मैं अलग हूं, तो उसने पैसा जो दिया है वो तुम्हें वापस देना पड़ेगा ना। नहीं, मालिक अपना ही है। अरे बेटा, देना है मतलब दिखाना है बुक्स में कि मालिक ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए, उसका भी अकाउंटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो बाकी मजे वाली बातें बाजू में रख देते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने कितने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए जानना जरूरी नहीं लगता है? आपके पैसे कितने हैं, लोन के पैसे कितने हैं, ये इसी को तो अकाउंटिंग बोलते हैं ना। ये सारा लेखा जोखा मेरे सामने चाहिए, इसीलिए बिजनेस को सेपरेट एंटिटी मानना है। हाँ, तो मालिक ने पैसे दिए इसलिए मालिक का खाता भी खोलना पड़ेगा अभी बुक्स में। कौन सा नाम दोगे उसको? कैपिटल। और बैंक में जो पैसे जमा किए उसको कौन सा नाम दोगे? बैंक अकाउंट। एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई बैंक अकाउंट, यूनियन बैंक का है तो यूनियन बैंक अकाउंट। करेक्ट है कि नहीं? ऐसे 10 जगह पे बैंक अकाउंट खोलते हो तो बैंक के नाम से नाम अकाउंट ओपन कर लो, चलेगा। तो अभी फिलहाल मैं बैंक अकाउंट बोल देता हूँ। तो बैंक अकाउंट एक एस्पेक्ट है, कैपिटल अकाउंट एक एस्पेक्ट है। बैंक कौन सा खाता है? पर्सनल। एंड कैपिटल कौन सा खाता है? पर्सनल ही है। दोनों पर्सनल खाते आ गए, बराबर है क्या? पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हाट इज बीइंग एक्सचेंज हियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंट के केस में एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है वो देखो। क्या एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे? मालिक क्या कर रहा है? कैश भर रहा है डायरेक्टली, कहाँ पे जाके? बैंक में जाके। या फिर बिजनेस में डायरेक्टली कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे? बैंक में। तो बैंक हमारा पैसे रिसीव कर रहा है और दे रहा है कौन? बिजनेस। करेक्ट है ना? तो बोलो बेटा, मालिक दे रहा है, मालिक, सॉरी बिजनेस नहीं, मालिक दे रहा है, करेक्ट है ना? तो बोलो बेटा यहाँ पे हु इज द गिवर ऑफ द कैश? ओनर, यानी कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश? बैंक। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आसान खेल है मुझे पता है। तारीख दिसंबर 1, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। लिखना कैसे है? बैंक अकाउंट लिखना है, स्पेस छोड़नी है, डेबिट लिखना है, थोड़ी सी स्पेस और छोड़नी है अगले लाइन पे, टू कैपिटल। थोड़ा स्पेस इधर उधर कम ज्यादा हो गया तो टेंशन मत लो, सर मैंने मेरे बुक में इतना स्पेस छोड़ा है, मेरे दोस्त ने इतना स्पेस छोड़ा है, किसका बराबर है? दोनों का बराबर है। देयर इज नो सच रूल्स, टेंशन मत लो, रिलैक्स। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखने का प्रयास करिए। अब नेचर ऑफ अकाउंट बोलिए, बैंक अकाउंट कौन सा है? पर्सनल। एंड कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल। एंड नियम अप्लाई करता हूं तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट 4 लाख रुपए, एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4 लाख रुपए। आई होप समझ में आ रहा है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 11th-12th के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके साइंस वाले बच्चे मैच कर लेंगे कॉमर्स वालों के साथ। आई होप 11th-12th के क्वेश्चन सॉल्व करना आज से शुरू करोगे। जर्नल बना सकते हो अभी, 11th का पहला चैप्टर जर्नल शुरू करो, टूट पड़ो उसके ऊपर। उसमें कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ लो, इट इज योर ड्यूटी। अगर अकाउंट्स में तुम्हें 90 से ज्यादा चाहिए, सर नको मी मॅथ्स मध्ये 100 पाडतो, मला अकाउंट्सला नाही, मॅथ्स पण वीक आहे तुझं, 40 मला मिळाले तरी चालते, डोंट बिहेव लाइक दैट। वाई? बिकॉज इन इंटर देर इज अकाउंट्स, इन फाइनल देर इज अकाउंट्स। अभी छोड़ा, एक बार कॉमर्स वाले ने मैथ्स में 40 लाए तो चलता है, बट बेटा गरीब की तरह क्यों सोचते हो? गरीब कहीं के 100 मार्क्स लाएंगे मैथ्स में भी। कितने? 100। सर ये बड़ी बड़ी बातें करना आपको बैठ के अच्छा लगता है, आपने लाए क्या? ऐसा आएगा ना क्वेश्चन? तो मैंने नहीं लाए इसलिए तो बोल रहा हूं ना कि आप लाओ। सर किसी बच्चे ने लाया, दूसरे बच्चे ने लाए है,
अकाउंट्स में 100 में से 100 लाने वाले मैंने 3 बच्चे देखे अभी तक इंडिया में। हमारे क्लास से कोई नहीं है, हमारे क्लास से 94 का हाईएस्ट है। देखो जो है वो है, झूठ क्यों बोलूं मैं। तो 100 लाने वाला बच्चा कितना एक्सपर्ट एंड मतलब प्रेजेंटेशन, इमेजिन, यू कैन इमेजिन, एक भी एरर नहीं क्वेश्चन में। कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आ सकती है एक्यूरेसी, यस। आप 10 घंटे पढ़ते हो, वो 15 घंटे पढ़ा था, बस इतना ही फर्क है। सर मेरे को 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा? शुरुआत में नहीं बच्चों, एंड में। एंड में क्या काम क्या होता है आपको वैसे भी? रील्स देखने का एक काम होता है, लेकिन वो छोड़ भी तो सकते हो। अनएम्प्लॉयड लोगों की तरह क्यों दूसरों की रील्स देखते हो? दूसरों को पैसे कमा के देने में बहुत मजा आता है नहीं आपको? दूसरे लोग पैसे कमा रहे, देखो आपका टाइम खा के। रील्स बनाने वाले अच्छे लगते हैं मुझे रील्स देखने वालों से, क्योंकि एटलीस्ट दे आर थिंकिंग अबाउट देयर करियर। आप लोगों नालायक, और कुछ लोग रील्स बनाते हैं और अकाउंट प्राइवेट रखते हैं, मतलब फ्री चैरिटी वर्क बोलते हैं इसको, अपने दोस्त लोगों को ही रील्स दिखाने हैं। फिर बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करते हो? नाही सर तेवढंच दोस्त लोकांना दाखवायचं बघ, बाकी कोणाला नाही। पैसे नहीं मिले तरी चालते, जान दो। रील्स की बातें कभी बाद में करेंगे, काम करो यार, पढ़ाई करो। पता है मैं अगर आपके जमाने में होता तो मैं बिल्कुल सीए नहीं बनता, क्योंकि मेरे जमाने में व्हाट्सएप भी नहीं था। मैंने सीए बनने के बाद व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। सीए बना, पहले महीने की सैलरी जमा हो गई, 60,000 रुपये अकाउंट पे, मैसेज आया। वहां से डायरेक्टली निकला, मेरे पास कीपैड वाला फोन था, डायरेक्टली वहां से निकला और मोबाइल फोन खरीद लिया बिना घर वालों को पूछे। 60,000 में से 30,000 रुपीज एट दैट टाइम, 2012 की बात कर रहा हूँ। तब सबसे महंगा फोन था सैमसंग गैलेक्सी नोट करके। एप्पल वगैरह ज्यादा यहाँ पे चलता नहीं था इंडिया में। 2012 में कौन एप्पल यूज करता था? बहुत अमीर लोग होते होंगे, ठीक है। अभी कोई भी यूज करता है, इट्स नॉट अ बिग डील नाउ। मैकेनिक के पास भी एप्पल फोन होता है, ठीक है। नाउ डेज इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो सस्ता मिल रहा है, मैंने भी सस्ता होने के बाद ही खरीदा। पागल हो क्या फोन में इतने पैसे खर्च करने के लिए? बट मैं पागल था, मेरी बहुत इच्छा थी सीए बनने के बाद, क्योंकि तब तक मेरे दोस्त लोगों के पास एंड्रॉइड फोन आ चुके थे और मेरे अकेले के पास एंड्रॉइड फोन नहीं था। एंड तब फर्स्ट टाइम जो बच्चे 1 रुपए में एसएमएस भेजा करते थे, उनको फ्री में मैसेज भेजने का मौका मिलता है व्हाट्सएप पे, इंटरनेट होने के बाद। मतलब यू कैन इमेजिन, हम मिस कॉल से कम्युनिकेट करते थे बच्चों। अगर इस जगह पे आके मिलना है तो 2 मिस कॉल दूंगा, अगर इस जगह पे आके मिलना है तो एक मिस कॉल, अगर आज नहीं मिलना है तो 3 मिस कॉल। ऐसे हमने कोडवर्ड बनाया था, क्योंकि पैसे लगते थे कॉल के भी। अभी आप फ्री में कॉल करते हो ना, ऐसे जेवलास के विचार फोन करते हैं ना, वहां पे पैसे भरने पड़ते थे। 1 रुपया 1 मिनट का जाता था, ठीक है। एनीवे बहुत खतरनाक जमाने से हम लोग आए हैं। लकी हूं कि मैं वो जमाने में भी था और इस जमाने में भी हूँ, ठीक है। हमने कंप्यूटर पे भी गेम खेले हैं, वीडियो गेम भी खेले हैं, रस्ते पे भी खेले हैं हम लोग, गोट्या पण खेळले रस्त्यावर, सगळंच खेळलेलं आहे, ठीक है। मैं उस जमाने से हूँ। आप लोगों ने डायरेक्टली प्ले स्टेशन पे गेम खेले हैं। मी मारियो नावाचा गेम खेळायचो, टीवी गेम। मे बी आप में से किसी ने खेला होगा या फिर कंप्यूटर पे खेला होगा। हम लोग वो टीवी पे खेलते थे। एक खोकं मिळायचं बॉक्स, तो लावायचा त्या टीव्हीला जोडायचा आणि त्याच्यात एक अशी चिप घालायची असायची, गेम चालू, काय नाही अॅनिमेशन नाही, काय इफेक्ट नसायचे, मजा यायची खरं। दिवसभर खेळायचो, ठीक है। बताना ये चाहता हूँ कि आपके जमाने में अगर मैं होता तो पास होना थोड़ा मुश्किल ही होता, क्योंकि आपको ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करने, मतलब आप कितने होशियार हो देखो। हमारे जमाने में ये कुछ नहीं था। हमारे जमाने में लड़कियों से बात करना भी मुश्किल होता था, मतलब कम्युनिकेशन मोड नहीं थे ना बेटा। नाउअडेज यू कैन सेंड सिंपली हाय ऑन अ मोबाइल फोन। नंबर गेट करना, नंबर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे ही जाके कैजुअली पूछेंगे हाय हाउ आर यू, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ अप्रोच बढ़ा हुआ है। हमारे वक्त बहुत ही कॉन्जर्वेटिव लोग हुआ करते थे, अब थोड़े से फ्री लोग हैं, अच्छा है इनफैक्ट, ठीक है ना। पॉइंट इज, हमें हमें ऑब्स्टेकल्स कम थे, आपको ऑब्स्टेकल्स ज्यादा है। ऑब्स्टेकल्स कम थे, पढ़ाई करने का मन होता था। ऑब्स्टेकल ज्यादा है, पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। उसमें से झूंझ के हमें पढ़ाई करनी है। जिसको करियर के बारे में सीरियसनेस है वो पढ़ाई करेगा। बचा हुआ क्वेश्चन मैं कल के लेक्चर में सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, विद दिस
टुडेज लेक्चर इज कंक्लूडेड। बचे हुए ट्रांजैक्शन हम लोग कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं एंड इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं डायरेक्टली मंडे को